हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ABEO असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन है वो सेट है हमारा सेट ए। ठीक है, तो ये जो एग्जाम हुआ था वो 2014 में हुआ था। 9 मार्च 2014 में ये एग्जाम हुआ था और अभी लेटेस्ट न्यूज़ की यदि हम बात करें तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ABEO की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो जाएगा। जिन्होंने पहले से अपनी तैयारी की है उनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी की तरह है, किंतु कोई भी ये ना सोचे कि हम अपनी तैयारी नहीं कर सकते। आपका जज्बा होना चाहिए, आप डेफिनेटली कर सकेंगे। बस अब आप लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपकी जो भी क्वेरीज हैं या फिर जो भी आपके फीडबैक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। आप हमारे ABEO के कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा मोबाइल ऐप की लिंक। आप वहां से भी हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ABEO पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स जो हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम जितना अब इसमें टाइम लगाएंगे कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उतना ही आप अपने कॉम्पिटिटर्स से पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन ऐसा है और ये पद ऐसा है और ये पोस्ट ऐसा है जो कि एक ब्लॉक लेवल में आपको एजुकेशन ऑफिसर बना रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने सालों बाद आई है। 2013 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2014 में इसका एग्जाम हुआ था और उसके बाद में जो है अब ये खबर आ रही है 2022-23। ठीक है, तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। लगभग 10 साल के बाद ये वैकेंसी है, पता नहीं अब कब आएगी कब नहीं आएगी। तो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से मत गवाइए। चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन में भी एकदम जुट जाइए और यदि आप हमारे साथ जुड़ करके इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि बहुत जल्द इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि आपको वहां पे सभी लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं और हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आप लोगों को यहाँ से सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आ जाते हैं अपनी क्लास पे और आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं ABEO प्रीवियस ईयर जो सेट ए था उसके कुछ प्रश्न हम आज हल करने जा रहे हैं। जो भी आयोग के द्वारा उत्तर लिया गया था वही उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उच्च शिक्षा का सर्वाधिक वांछित परिणाम है क्या है? उच्च स्तर के चिंतन कौशल की प्राप्ति, व्यक्ति का प्रशिक्षण, ज्ञान की प्राप्ति, अकादमिक उपलब्धि में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। जिस किसी को भी उत्तर आता है वो अपने उत्तर बताते चलिए क्योंकि ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत अनिवार्य रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो उच्च शिक्षा का सर्वाधिक वांछित परिणाम क्या माना गया है? तो चिंतन कौशल की प्राप्ति। पढ़ाई क्यों किए
जैसे सोच सको ना, बोलते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे विचार विमर्श करना है ना, इनसे कर लो, तो इनसे कर लो तो चिंतन कौशल की प्राप्ति होती है, उच्च स्तर की चिंतन कौशल की प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप बोलेंगे 2 कहाँ गया, तो 2 विलोपित कर दिया गया था। विलोपित मतलब कि यदि आप उत्तर में देखेंगे आयोग के द्वारा जो संशोधित उत्तर आया है तो उसमें इसको जो है क्वेश्चन नंबर 2 का कोई आंसर नहीं लिखा है वहां पे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को ही नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंटिन्यू में रखा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 28, 28(1), 28(2) या 28(3) या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे बोला गया है धार्मिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, बोला गया है ये तो प्रश्न ही नहीं है, नहीं है बोला गया है, आपको बताना है अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए यदि आप ये वाला पोर्शन हम कहाँ से पढ़ें, तो ये वाला आपका लक्ष्मीकांत, आप सभी पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और या फिर आप एबीओ के लिए भी पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 में तो वही पढ़ना है, जो पीएससी सीजीपीएससी का जो पूरा सिलेबस है वही पेपर 1 में पढ़ना है। तो उसमें आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी को जो पढ़ रहे हैं वहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये धार्मिक शिक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित होता है, 28 संबंधित होता है, 28(1), 2, 3 ये सभी धार्मिक शिक्षा से संबंधित हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर बनेगा। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि शिक्षा से संबंधित तो पूछा ही गया, और वो शिक्षा कैसी थी, धार्मिक, रिलीजियस एजुकेशन बोल दिया गया। तो शिक्षा से संबंधित यदि आपके संविधान में आर्टिकल भी है तो उसको भी आपको तैयार करना है। ये एक ट्रेंड याद रखना अब यहाँ पे कि शिक्षा से संबंधित संविधान के अनुच्छेदों को भी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को भी आपको पढ़ना है। क्लियर है, एनालिसिस कर रहे हैं, केवल आंसर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं कि केवल हम Q&A देख रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, 46, 16, 45, 21 इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, 6 से 14 आयु वाले बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो एबीईओ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के जरूर देखिए। और जो भी हमारे पेड बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों ने तो पढ़ा ही है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन तो अपने से ये बनने चाहिए। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे भारत की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षित हितों को बढ़ावा दें। अनुच्छेद 46, 17, 14, 16 या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे भारत की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित हितों को बढ़ावा दें। बहुत, यदि आप लोगों से नहीं भी आ रहा है ना तो भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी कैसे आप लोग इसको निकाल सकते हो, बढ़ावा दें। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारतीय राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बढ़ावा दें, क्या करें, बढ़ावा दें, बढ़ावा दें, शिक्षित हितों को बढ़ावा दें। बाध्यता है, नहीं है। डीपीएसपी बाध्य है, नहीं है, बाध्य है, नहीं है। तो यहाँ पे ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है क्या, जी हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहां से भी आप लोगों को नहीं भी आता ना तो आप लोग जो है वहां से अपने आंसर को निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता शब्द को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 46, 17, 25, 16 इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। अनटचेबिलिटी की बात की गई है। अनटचेबिलिटी कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल नंबर 17 में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल नंबर 17 में प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना,
प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो बस वही है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म गुरु के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? दिशा निर्देशक सिद्धांत, केंद्र व राज्य की समवर्ती सूची, प्रजातांत्रिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को धर्म गुरु के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोगों से बन रहा है तो जरूर बताइए अपने आंसर। भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म गुरु के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति किसमें दी गई है? अनुमति दी गई है। हमारे ये मूलभूत अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को ये क्या है? ये हमारे मूलभूत अधिकार है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही है यहाँ पे अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे शुरू में क्या है? पूरे आर्टिकल से रिलेटेड है, यानी कि पॉलिटी। ये सब आप लोगों को मिलेगा कहाँ से? ये सब आप लोगों को मिलेगा, पॉलिटी का पार्ट है ये। क्या ये सिलेबस में अलग से मेंशन है? अलग से कुछ मेंशन नहीं है, पॉलिटी का पार्ट है ये। ठीक है, तो आप लोगों को वो अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। अब आप भी ये नहीं बोलोगे कि नहीं ये आप कहाँ से दे दिए, क्या दे दिए, क्या नहीं दे दिया। आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको इवन आपकी करंट अफेयर क्या, शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके समसामयिक घटनाएं हैं, ठीक है, उसको भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि क्या हमारे राज्य में कौन सी योजना शिक्षा से संबंधित चालू की गई है, क्या किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा, या फिर केंद्र सरकार में क्या हो रहा है, क्या केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ है। इवन ये तक जो समसामयिक घटनाएं हैं बाकी राज्यों में भी कौन सी ये वाली योजना किस राज्य में चल रही है, तो आपको ऐसे समसामयिक घटनाओं को भी अपनी प्रिपेयर करना है। यहां से आप लोगों को एक आइडिया लेना है। आंसर क्वेश्चन का ये उत्तर होगा, जरूरी है क्या यही प्रश्न पूछा जाएगा? जरूरी नहीं है। समझो, आप क्या समझो कि प्रश्न पूछे कैसे गए थे और हम कैसे अपनी तैयारी को करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारा आधार बनाता है। अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, हमको अपनी तैयारी ऐसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से शैक्षिक नियोजन का उपागम अथवा प्रतिमान कौन सा है? शैक्षिक नियोजन का उपागम अथवा प्रतिमान पूछा गया है। अंतः शैक्षिक विस्तार प्रतिमान, जनसांख्यिकी प्रक्षेपण प्रतिमान, विद्यालय प्रतिचित्रण, सामाजिक मांग उपागम प्रतिमान, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी शैक्षिक नियोजन का उपागम अथवा प्रतिमान माने गए हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत अंतः शैक्षिक विस्तार प्रतिमान रहता है, जनसांख्यिकी प्रक्षेपण रहता है, सामाजिक मांग उपागम, ये सभी रहते हैं। उपरोक्त सभी हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक है? मुद्रित सामग्री, ध्यानसन प्रक्रिया, खेल साथी, ललित कथा रचनाएं, इनमें से कोई नहीं। बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या सहायक है? समाजीकरण की प्रक्रिया में यदि हम सहायक की बात करें तो हमें जो है ये टीम स्पिरिट कहाँ से आ जाती है? ये टीम स्पिरिट कहाँ से आती है? तो खेलने से आती है। कंपटीशन लेवल, यदि आप खेल रहे हैं, यदि आप क्या है, यदि आप किसी भी खेल से संबंधित है, यदि आप प्लेयर हैं, है ना, तो उससे क्या आता है? सोशलाइजेशन आता है। क्या आता है? सोशलाइजेशन आता है। क्यों? क्योंकि उसमें से टीम स्पिरिट आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैच हुआ, मैच के बाद क्या करते, भले ही ये टीम हार गई है, ये टीम जीत गई है, लेकिन लास्ट में सब लाइन से खड़े होंगे, सब एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो एक जो टीम स्पिरिट होती है, वो टीम स्पिरिट कहाँ से आती है? तो हमारा जो खेल से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या सहायक होता है? तो खेल साथी सहायक माने गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है? प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है? प्रतिभा को अनावश्यक कार्यों में गंवाया जा रहा है, विद्यार्थियों में मस्तिष्क में अनावश्यक रूप से शिक्षा का बोझ तले दबे हुए हैं, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शिक्षा तनाव उत्पन्न कर रही है, शिक्षित व्यक्ति बेहतर लाभ हेतु दूसरे देशों में कार्य तलाश कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है आपका? प्रतिभा पलायन, जो ब्रेन ड्रेन की थ्योरी है ना, वो है, ये आपसे पूछा गया है। ब्रेन ड्रेन से क्या तात्पर्य है?
तो ब्रेन ड्रेन से यदि हम तात्पर्य की बात करें तो देखिए ब्रेन ड्रेन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की इन शॉर्ट में बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, IITs में पढ़ते हैं। ठीक है, IITs में पढ़ने के बाद में इतनी मेहनत करते हैं, IIT में सिलेक्शन पाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस बात पर बल दिया गया है और इसके तहत हमारी जो सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार है, वो इसीलिए अब जो यदि आप PhD के का देखेंगे पूरी क्राइटेरियाज को बदला गया है। हमारे देश में अधिक से अधिक रिसर्च हो उसके लिए हमें सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयासरत है और PhD के बहुत सारे जो इतने सारे जो मापदंड थे उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी किया गया है। ठीक है, जिससे हम अपने देश में ही क्या करें, हम अपने देश में लो रिसर्च वर्क ज्यादा हो। बाकी कहीं भी मना ही नहीं है कि आप विदेश नहीं जा सकते, आप विदेश जाइए, वहां से सीखिए, उसके बाद में अपने देश में ही आइए। और यही क्या है, ब्रेन ड्रेन से तात्पर्य है कि शिक्षित व्यक्ति बेहतर लाभ हेतु जाते क्यों है, अरे यार यहाँ पे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैकेज हमारा यहाँ ज्यादा नहीं है, वहां पे हमारा इतने का पैकेज है, कौन उस पैकेज को गवा देगा। तो बस वही है कि बेहतर लाभ हेतु दूसरे देशों में कार्य तलाश कर रहे हैं, यह है प्रतिभा पलायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा से समाज शास्त्र का अर्थ है समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का कक्षा में अनुप्रयोग, सामाजिक अधिगम्य सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग, समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का सांस्कृतिक अधिगम्य अनुप्रयोग, समाज शास्त्र सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग। इनमें से कोई नहीं, एक जैसा सब कुछ लग रहा है। देखिए अनुप्रयोग अनुप्रयोग अनुप्रयोग, बस ध्यान दे करके पढ़ना तो पड़ेगा। शिक्षा से समाज शास्त्र का क्या अर्थ है, आपसे ये पूछा गया है। तो शिक्षा से समाज शास्त्र का कोई भी अर्थ नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। शिक्षा से समाज शास्त्र का अर्थ इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसकी डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस की हुई है। समाज शास्त्र शिक्षा का क्या अर्थ होता है समाज शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण किसका कथन है। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है, यह किसका कथन है। स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। बताइए, पहले से मौजूद दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कहने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। कौन है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक विज्ञान है, शिक्षा ना तो कला है और ना ही विज्ञान है, कुछ सीमा तक ही यह कला है, कुछ सीमा तक विज्ञान है। इनमें से कोई नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आया है हमारा, क्या आयोग के द्वारा क्या लिया गया है कि शिक्षा कुछ सीमा तक तो कला है और कुछ सीमा तक क्या है, विज्ञान है। क्यों, क्योंकि यदि सिंपल देखोगे ना, प्रैक्टिकली देखोगे तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं क्या वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। जो साइंस के स्टूडेंट है क्या वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। ये तो साइंटिफिक पर्पस से बताया गया है और ये अपने आप में एक अलग से फील्ड है, तो उसके लिए बताया गया। लेकिन शिक्षा को जो माना गया है वो ये माना गया है कि शिक्षा कुछ सीमा तक तो कला है और कुछ सीमा तक यह विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार होती है, परिभाषा दी है किसने। अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकी शिक्षा बुलेटिन ने, राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने या इनमें से कोई नहीं। बताइए, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, डेमोक्रेसी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, किसने कहा है प्रजातंत्र के बारे में, ये परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा देने वाले हैं अब्राहम लिंकन। कौन है, अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी है डेमोक्रेसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और वह इंजीनियर बन जाता है, यह एक उदाहरण है किसका, सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक स्तरीकरण का, सामाजिक गतिशीलता का, सामाजिक संशक्ति का। इनमें से कोई नहीं। ये जिन्होंने जो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में जुड़े हुए हैं
वो स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छे से ये वाले प्रश्न का उत्तर बता पा रहे होंगे, मेरी ऐसी आशा है। जो कोई भी देख रहे हैं वो जरूर बता पा रहे होंगे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो बताइए, वैसे इतने सारे जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। बताइए क्या होगा। एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और वह इंजीनियर बन जाता है। तो वह इंजीनियर बन गया, तो ये किसका उदाहरण है? सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सामाजिक गतिशीलता, जिसको हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं ना, तो बस वही है, सोशल मोबिलिटी है, सामाजिक गतिशीलता। कि वो पिताजी कौन थे? तो रिक्शा चालक थे, लेकिन पुत्र ने संघर्ष किया और वो क्या बन गया? इंजीनियर बन गया। तो यानी कि सामाजिक गतिशीलता हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। और इसी के साथ में हम ये पार्ट 1 को एंड करते हैं। अभी आज की क्लास में हमने केवल 15 ही प्रश्न लिए थे। टोटल आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 अंकों के। तो आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, बहुत ही तगड़ी रखनी है। कभी भी किसी भी समय नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो अपनी तैयारी को करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। और हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड करके आप कोर्स के लिए जा सकते हैं। ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, क्योंकि आप जितना भी समय व्यतीत करेंगे आप अपने कॉम्पिटिशन्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसलिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।